हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फन एंड चिल। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है राजकुमार राव की लेटेस्ट मूवी विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। बेसिकली इस मूवी की स्टोरी में हमें दिखाया गया है कि अगर कोई मैरिड कपल अपनी प्राइवेट वीडियोस बनाता है एंड वो बनाई गई वीडियो अगर कहीं मिस हो जाती है या अगर किसी के हाथ लग जाती है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ सकता है, ये हम इस मूवी के ज़रिए समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है एंड आई होप यू विल एंजॉय इट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है 1997 के उत्तराखंड के ऋषिकेश से, जहां पर विक्की यानी कि राजकुमार राव उसे दिखाया जाता है ट्रेन की पटरी पर सुसाइड करते हुए, और इसी के साथ ये मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं राजकुमार राव यानी कि विक्की को, जो कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में रहता है। यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि जो विक्की है वो ऋषिकेश में काफ़ी फेमस है, क्योंकि विक्की से अच्छी मेहंदी और कोई भी नहीं लगाता है। यहाँ तक कि गली मोहल्लों में जब भी कोई शादी होती है तो वहाँ पर सभी को मेहंदी लगाने के लिए सिर्फ विक्की जाता है। अब विक्की जिस घर में रहता है उस घर में उसके साथ रहते हैं उसके दादाजी, उसकी बड़ी बहन चंदा, उसका एक छोटा सा भतीजा गोपाल और एक नौकरानी रहती है जिसका भी नाम चंदा ही होता है। अब विक्की जिस मोहल्ले में रहता है उसी मोहल्ले के अंदर एक और घर होता है एंड वो घर है विद्या यानी कि तृप्ति टीमरी का। अब विक्की को विद्या के घर बुलाया जाता है ताकि वो सबको मेहंदी लगा सके। अब जैसे ही विक्की विद्या के घर पहुंचता है तो उसे ये पता लगता है कि असल में आज के दिन विद्या की सगाई हो रही है, और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो विद्या के फादर हैं उन्होंने बहुत ही जल्दी उसकी सगाई फिक्स कर दी है। इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि विक्की और विद्या आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। इसके लिए विक्की विद्या से अकेले में पूछता है कि आखिरकार वो सगाई के लिए कैसे राजी हो गई, लेकिन इसी का जवाब देते हुए विद्या उसे ये बताती है कि उसके पिता ने सगाई बहुत जल्दबाजी में रखी थी, पर वो ये सगाई नहीं करना चाहती। वो विक्की से कहती है कि वो इस सगाई को तुड़वाने में उसकी हेल्प करे। अब इसके लिए विक्की विद्या को एक आइडिया देता है, जिसके बाद जब शाम को सगाई स्टार्ट होती है तब हम ये देखते हैं कि जो विद्या से सगाई करने आया है वो एक्चुअल में एक्टर मनजोत सिंह होते हैं, जिन्हें आप सभी ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी के अंदर डिम्पी के रोल में देखा था। बट यहाँ पर जैसे ही ये विद्या से सगाई करने आता है वैसे ही विद्या उसे अपना हाथ दिखाती है, जहाँ पर उसके हाथ की मेहंदी में विक्की का नाम लिखा होता है। फिर वो उसे भड़काते हुए कई बातें बोलती है एंड फाइनली वो ये समझ जाता है कि वो विक्की से प्यार करती है। हालांकि सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके साथ ही यहाँ पर विक्की भी आता है, वो भी प्लान के हिसाब से। वो मनजोत सिंह के मन में शक डाल देता है, जिसके बाद मनजोत सिंह विद्या से अपनी सगाई तोड़ देता है और वो सगाई के मंडप से अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। बट ये देखकर विद्या के जो पिता होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है, और इसीलिए वो सगाई के अंदर सभी से कहते हैं कि आखिरकार अब उनकी बेटी से कौन सगाई करेगा और कौन शादी करेगा। लेकिन अब इस बात को सुनते ही वहाँ पर लोग जो होते हैं वो ये बोलते हैं कि विद्या की जो सगाई है वो विक्की की वजह से टूटी है, और इसीलिए अब विक्की को ही विद्या से सगाई और शादी करनी पड़ेगी। अब क्योंकि ये विक्की और विद्या का ही प्लान होता है इसीलिए विक्की भी सगाई और शादी के लिए हाँ बोल देता है। लेकिन यहीं पर जो विद्या के पिता होते हैं वो विक्की के पिता से बोलते हैं कि असल में पहले जिस लड़के से विद्या की सगाई हो रही थी उसके फैमिली से उनकी डील हुई थी। सगाई का खर्चा वो देंगे लेकिन पूरी शादी का खर्चा लड़के वाले को देना होगा। इसीलिए विद्या के पिता ये चाहते हैं कि अब जो शादी होगी उसका सारा खर्चा विक्की और उसकी फैमिली दे, और ये सब इसीलिए क्योंकि विद्या के पिता काफ़ी कंजूस होते हैं। अब इसके लिए विक्की के दादाजी हाँ बोल देते हैं, लेकिन कंजूस तो वो भी बहुत बड़े होते हैं। इसीलिए अगले दिन विक्की के दादाजी विक्की और विद्या की शादी करवाने के लिए उन्हें सामूहिक विवाह सम्मेलन में लेकर आते हैं। असल में इनके एरिया का एक लोकल पॉलिटिशियन है जो समय समय पर अपने पैसों से बहुत सारे लोगों का सामूहिक विवाह करवाता है, और इसी सामूहिक विवाह के अंदर विक्की और विद्या की शादी हो जाती है। एंड यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ विक्की और विद्या अपने घर में साथ में रहने लगते हैं। अब कुछ दिन बाद ही विक्की ये प्लान करता है कि उसे विद्या को लेकर गोवा जाना चाहिए, ताकि गोवा जाकर वहाँ पर वो लोग अपना हनीमून बना सके। लेकिन विक्की के इन-लॉज उनके लिए वैष्णो देवी की टिकट बुक करते हैं और उन्हें देते हुए कहते हैं कि ये उनके यहाँ की परंपरा है कि शादी के बाद दुल्हा दुल्हन वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। वो दोनों इसके लिए हाँ कर देते हैं, लेकिन विक्की को तो विद्या को लेकर गोवा जाना था, इसीलिए वो लोग घर पर वैष्णो देवी का कहकर गोवा चले जाते हैं। वहाँ जाकर होटल के रूम में आकर विक्की विद्या को एक पेपर कटिंग दिखाते हुए कहता है कि उन्हें भी विदेशी लोगों की तरह अपनी कुछ प्राइवेट वीडियोस बनाने चाहिए, ताकि इन वीडियोस के ज़रिए वो लोग अपनी मेमोरीज़ को अपने पास रख सके।
अब ये सुनकर पहले तो विद्या मना करती है, लेकिन बाद में वो ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद विक्की और विद्या अपनी प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब चूंकि इस मूवी में हमें 1997 का टाइम दिखाया गया है, तो बेसिकली उस टाइम पर डीवीडी प्लेयर का चलन था, सीडीज का ज़माना था। सो उनके रिकॉर्ड की गई वीडियो की भी एक सीडी बन जाती है, और यही है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो जिस पर विक्की लिखता है मुकेश के दर्द भरे गीत। अब इसके बाद जब विक्की और विद्या गोवा से वापस आते हैं तो वो ये देखते हैं कि विक्की की बहन चंदा यानी कि मल्लिका शेरावत भी उनके घर वापस आ चुकी है, जो कि कई बार घर से भाग गई थी। एंड कुछ महीने पहले ही वो एक म्यूज़िक वीडियो शूट करने के लिए मुंबई गई थी। अब इसके बाद विक्की और विद्या अपने रूम में आते हैं। फिर वो दोनों मिलकर ये प्लान करते हैं कि जिस वीडियो को उन दोनों ने रिकॉर्ड किया है उसे उन दोनों को देखना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि उस टाइम पर डीवीडी प्लेयर चलन में था, तो इसीलिए विक्की यहाँ पर उस सीडी को प्ले करने के लिए अपने डीवीडी प्लेयर में डालता है और टीवी में अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देता है। पर जैसे ही विक्की और विद्या अपने वीडियो को थोड़ी देर देखते हैं, वैसे ही हम ये देखते हैं कि उन दोनों के रूम के गेट पर विक्की के दादाजी आ जाते हैं, जो कि इस टाइम पर अपना चश्मा ढूंढ रहे होते हैं, जो कि गोपाल के पास था। और इसीलिए उन्हें देखकर विक्की जल्दी से टीवी बंद कर देता है ताकि वो वीडियो को अपने दादाजी से छुपा सके। इसके बाद जब दादाजी रूम से जाते हैं तब विक्की और विद्या दोनों ही सो जाते हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि विक्की के दादाजी जोर जोर से चिल्ला रहे थे और इसी से विक्की की नींद खुल जाती है। और फिर हमें पता चलता है कि रात को उनके घर में चोरी हुई थी, और जिसने भी रात को चोरी की थी उनके घर में, उसने उनके घर से सारा कीमती सामान चुरा लिया। यहाँ तक कि विक्की के दादाजी के पास उनकी एक पुश्तैनी तलवार थी, उसे भी चोर ने चुरा लिया था। अब चोरी की खबर सुनते ही विक्की सीधा अपने रूम में जाता है और वहाँ जाकर अपने डीवीडी प्लेयर को चेक करता है, लेकिन उसके रूम में ना तो डीवीडी प्लेयर होता है और ना ही टीवी, क्योंकि रात को चोर ने उन दोनों ही चीज़ों को भी चुरा लिया होता है और विक्की की बनाई हुई सीडी भी चोरी हो चुकी होती है। ये बात जानकर विक्की बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अब विक्की की फैमिली वाले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, जिसके बाद पुलिस उनके घर आती है कंप्लेंट फाइल करने के लिए। जब पुलिस विक्की के घर आती है तब हमें पता चलता है कि जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो है लाडले यानी कि एक्टर विजय राज, और इसी के साथ विक्की के घर वो रिपोर्ट लिखने आते हैं। बट यहाँ आकर जब वो विक्की की बड़ी बहन चंदा को देखते हैं तो पहली ही नज़र में उस पर फिदा हो जाते हैं, और इसीलिए उनके और चंदा के मूवी में कई सारे कॉमेडी सीन्स हैं, जिनमें से कुछ सीन्स यहाँ पर भी आते हैं। इसके बाद ही पुलिस चोरी की कंप्लेंट लिख के वहाँ से चली जाती है। अब विक्की को किसी भी हाल में अपनी सीडी वापस चाहिए होती है। वो उसे बहुत ढूंढता है और फिर उसे एक पुलिस वाला चोर बाजार में ढूंढने के लिए कहता है। इसीलिए वो अपने मोहल्ले के चोर बाजार में जाता है, क्योंकि अक्सर कोई भी चोर जब चोरी करता है तो वो अपना माल चोर बाजार में ही बेचता है। यहाँ विक्की जब चोर बाजार के अंदर आता है तब उसी टाइम पर वहाँ पर एक आदमी हम देखते हैं जिसने पुलिस की ड्रेस पहनी थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि असल में वो एक चोर ही है जिसने कुछ टाइम पहले पुलिस की गाड़ी और पुलिस की वर्दी चुरा ली है, और वो इस टाइम पर इन्हीं सबको चोर बाजार में बेचने आया है। अब जैसे ही वो विक्की को यहाँ देखता है तो वो रिकॉल करने लगता है कि उसने कैसे विक्की के यहाँ चोरी की। एंड देन हमें पता चलता है कि असल में उनके घर चोरी करने वाला चोर भी वही है, यानी कि विक्की की बनाई हुई सीडी भी उसी चोर के पास है। लेकिन चूंकि उसने पुलिस की ड्रेस पहनी होती है तो विक्की उसे पुलिस वाला ही समझता है, और इसीलिए वो उससे बस तहकीकात करके आ जाता है। अब इसके 1-2 दिन बाद ही विक्की विद्या बात कर रहे होते हैं, तभी कोई विक्की से कहता है कि एक लड़की उसका दुकान पर वेट कर रही है, और विक्की तुरंत ही चला जाता है उस लड़की से मिलने। यहाँ हमें दिखाया जाता है एक फॉरेन लड़की को जिसके हाथों में उसके दादाजी की वही पुश्तैनी तलवार है जो कि उसके घर से चोरी हो गई थी। फिर इसके लिए विक्की उस फॉरेनर लड़की से बात करता है और उससे पूछता है कि उसके पास ये तलवार कहाँ से आई, जिस पर वो लड़की उसे बताती है कि इस तलवार को उसने चोर बाजार से ही खरीदा है। अब विक्की उस लड़की को लेके पहुंच जाता है चोर बाजार के सीधा उसी सेलर के पास जिसने उसे वो तलवार बेची थी। यहाँ आकर विक्की उसे पीटने लगता है, जिसके बाद वो विक्की को बताता है कि असल में इस तलवार को उसने नहीं चुराया है, बल्कि उसके पास बहुत सारे चोर आते हैं जो कि अपना चुराया हुआ सामान उसे बेचते हैं। वो विक्की को बताता है कि जब वो पिछली बार चोर बाजार में आया था तब उसने देखा था उसे, और उसने जिस पुलिस वाले को समझकर उससे बात की थी असल में वो एक चोर है और उसी ने उसके घर चोरी की है। अब यहाँ से विक्की को ये पता चल जाता है कि उसके घर में किसने चोरी की थी, और इसके लिए विक्की उससे पूछता है कि आखिरकार चोर कहाँ मिलेगा। तब सेलर उसे एक होटल का नाम बताते हुए कहता है कि तुम्हारा चोर उसी होटल में आता जाता रहता है। अब ये सुनकर विक्की सीधा उस होटल में जाता है और विक्की उस होटल के अंदर उस चोर का रूम नंबर पता करता है। फिर वो उसके रूम में उससे मिलने जाता है, लेकिन यहाँ आकर विक्की देखता है कि चोर तो बेहोश पड़ा है
और साथ ही काफ़ी सारे चोट के निशान भी है, जिसका मतलब किसी ने उसे बहुत पीटा है। लेकिन अब इसी टाइम पर उसी होटल में पुलिस आ जाती है और वो भी उसी चोर का पीछा करते हुए, क्योंकि पुलिस यानी कि इंस्पेक्टर लाडले को भी ये पता चल गया होता है कि जिसने विक्की के घर में चोरी की है वो इसी होटल में रुका हुआ है। अब जब पुलिस रूम के पास आ जाती है तो विक्की भी पुलिस को देख लेता है और पुलिस को देखकर विक्की को ऐसा लगता है कि पुलिस उसी पर शक करेगी कि उसी ने ये सब किया है, इसीलिए विक्की खिड़की से कूदकर वहां से भागने लगता है। लेकिन इंस्पेक्टर लाडले उसे देख लेते हैं और वो विक्की को अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं, क्योंकि उसे ये शक होता है कि उस चोर की वो हालत विक्की ने की है। और यहीं पर विद्या को भी ये पता चल जाता है कि उनकी बनाई गई सीडी चोरी हो गई है और उसे ही ढूंढते हुए विक्की पकड़ा गया। अब इसके कुछ टाइम बाद पुलिस उस सेलर को भी पकड़ के विक्की के साथ जेल में बंद कर देती है, जहां विक्की उस सेलर की मदद से जेल से भाग जाता है। भागते भागते वो सीधा अपने घर आता है विद्या से मिलने, जहां पर विक्की विद्या से अपने किए के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन विद्या उसे माफ़ नहीं करती। अब उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे और फिर वो सुसाइड करने चले जाता है रेल पटरी पर। एंड फ्रेंड्स, यही वो सीन है जिसके साथ मूवी स्टार्ट हुई थी, तो फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि विक्की सुसाइड करने क्यों गया था। अब मूवी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि टाइम पर आकर विद्या विक्की को बचा लेती है। वो विक्की से कहती है कि उन दोनों को मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि असल में वो चोर मरा नहीं है, बल्कि कोमा में चला गया था और अब उसे होश आ जाता है। फिर वो याद करता है कि उसके साथ क्या हुआ। असल में उसने एक लेडी से पैसे उधार लिए थे और वो उसे पैसे वापस मांगने आती है। पैसे न देने पर वो लोग उसे मारने लगते हैं और इसी वजह से वो बेहोश हो जाता है। वो उसे मरा हुआ समझकर वहीं छोड़कर भाग जाते हैं और साथ ही अब वो सीडी भी उनके पास थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लेडी अपने लोगों से उस सीडी के मालिक को फ़ोन करके 2 लाख रुपए मांगने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि विक्की के घर पे वो लेडी के लोग फ़ोन करते हैं और उस फ़ोन को विक्की की वाइफ विद्या अटेंड करती है। और जैसे ही वो फ़ोन उठाती है वैसे ही फ़ोन पर कोई आदमी उससे कहता है कि वो वाले वीडियो की सीडी उसके पास है और इसीलिए अगर उन दोनों को अपनी वो सीडी चाहिए तो उन्हें 2 लाख लेकर रात को कब्रिस्तान में आना पड़ेगा। हालांकि इसी टाइम पर हम ये भी देखते हैं कि विक्की के घर में जो दूसरा लैंडलाइन का फ़ोन होता है, उस फ़ोन को विक्की की बड़ी बहन चंदा पिक करती है और इसीलिए सीडी की सारी बातें वो भी सुन लेती है। आपने दोस्तों पुरानी मूवीज़ के अंदर कई बार देखा होगा कि वहाँ पर एक ही फ़ोन का कनेक्शन कई सारे फ़ोन्स के साथ होता है और इसीलिए जब कोई एक आदमी लैंडलाइन पर किसी से बात कर रहा होता है तब उसी घर का दूसरा आदमी दूसरे फ़ोन से उसकी बात सुन लेता है। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन जैसे ही चंदा सीडी वाली बात को सुनती है वैसे ही उसे ऐसा लगता है कि शायद से किसी ने उसे ब्लैकमेल किया है, क्योंकि होना हो जब वो म्यूजिक वीडियोस को शूट करने के लिए मुंबई गई थी तब शायद से किसी ने उसका वीडियो बना लिया होगा और अब शायद से वही आदमी उसे भी ब्लैकमेल कर रहा है। अब इसके बाद हमें रात का सीन दिखाते हैं जहां विद्या विक्की को सारी बातें बताती है। इसके बाद चंदा को दिखाया जाता है इंस्पेक्टर लाडले से वो इस बारे में बात करती है और उससे 2 लाख रुपए मांगती है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि विक्की और विद्या एक तरफ एंड चंदा और लाडले एक तरफ। फिर वो सभी रात को कब्रिस्तान जाते हैं ताकि उन्हें वहां पर वो सीडी मिल सके। एंड यहीं पर ही दोस्तों विक्की और विद्या सीधा उसी लेडी से मिलते हैं जिस लेडी के पास उनकी सीडी होती है। लेकिन जिस टाइम पर इन सब की बातचीत चल रही होती है उसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि इसी कब्रिस्तान के अंदर एक चुड़ैल आ जाती है। ये चुड़ैल बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे स्त्री मूवी के अंदर स्त्री थी। वो सबको डराने लगती है, जिसके बाद सब डर के वहां से भाग जाते हैं। लेकिन वहां निकलने से पहले विक्की के हाथ में उसकी वही सीडी आ जाती है, जिसके बाद विक्की और विद्या वो सीडी लेके अपने घर आते हैं। अब जैसे ही विक्की और विद्या उस सीडी को देखते हैं तो विद्या विक्की से कहती है कि ये उनकी सीडी नहीं है, क्योंकि उस सीडी पर कहीं भी नहीं लिखा था मुकेश के दर्द भरे गीत। इसीलिए वो ये समझ जाते हैं कि ये उनकी सीडी नहीं है और इसीलिए वो उसे चेक करने के लिए प्ले करते हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर आता है मूवी में एक और ट्विस्ट। असल में सीडी प्ले करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये वीडियो तो उनका है, बट ये वो नहीं है जो उन्होंने बनाया था। इसके बजाय ये वो वीडियो होती है जो उनकी सुहाग रात पर बनी थी। और ये देखकर विद्या विक्की पर गुस्सा होती है, लेकिन विक्की उससे ये कहता है कि वीडियो उसने नहीं बनाया, बट उसे ये पता है कि ये वीडियो किसने बनाई है। अब इसी टाइम पर लाडले और चंदा को दिखाया जाता है जो इस चोर और उस लेडी को पकड़े हुए थे। यहाँ वो चोर लाडले को बताता है कि असल में उसने जो गाड़ी चुराई थी वो पॉलिटिशियन के साले परदेसी की थी और उस कार में काफ़ी सारी सीडीज भी थी। अब लाडले परदेसी को पकड़ने जाता है और वहीं पर विक्की भी आ जाता है उसे पकड़ने, क्योंकि उसे भी परदेसी पर ही शक था। वो दोनों परदेसी को पीटने लगते हैं और तब परदेसी रिवील करता है कि ये वीडियो उसने नहीं बनाया बल्कि उसके जीजा यानी कि उसी पॉलिटिशियन ने बनवाया है। एंड फ्रेंड्स, यहीं पर रिवील होता है इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट।
परदेसी उन्हें बताता है कि असल में उसका जीजा यानी कि जो पॉलिटिशियन था वो शहर के अंदर सामूहिक शादियां करवाता है और फिर उन सभी दूल्हा दुल्हन को सुहागरात बनाने के लिए एक रूम भी अलॉट करवाता है। लेकिन इन रूम्स में होते हैं हिडन कैमरास। और फिर जैसे ही ये न्यूली वेड्स कपल अपनी फर्स्ट नाइट मनाने जाते हैं तब उन्हीं सारे हिडन कैमराज से वो सारे कपल्स की रिकॉर्डिंग कर लेता है। फिर परदेसी विक्की और लाडली को ये बताता है कि उसका पॉलिटिशियन जीजा असल में बहुत ही बड़ा ढोंगी है, क्योंकि वो लोगों का भला करने के लिए सामूहिक विवाह रखता तो है और जो भी कपल्स वहाँ पर शादी करते हैं उन सभी को अपने होटल्स के अंदर फर्स्ट नाइट मनाने के लिए देता है। लेकिन असल में उसी के आड़ में वो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है और उन सारी वीडियोज़ को वो दुबई के एक शेख को भेज देता है। हालांकि वो ये भी बताता है कि जिस शेख को वो लोग वीडियोस भेजते हैं उस शेख को उन्होंने आज तक नहीं देखा, सिर्फ उससे फ़ोन पर ही बात हुई है। अब इन सारी बातों को सुनकर विक्की और पुलिस इंस्पेक्टर लाडले ये सोचते हैं कि उन दोनों को पॉलिटिशियन को सबके सामने रंगे हाथों पकड़ना होगा और उसकी करतूत को सबके सामने रखना होगा। अब इसके लिए वो लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान के अंदर पुलिस इंस्पेक्टर लाडले यानी कि विजयराज बन जाते हैं वो शेख, और शेख बनकर वो पॉलिटिशियन से मिलने आते हैं। इधर विक्की को भी ये पता लगता है कि जो पॉलिटिशियन की बेटी है वो किसी लड़के से प्यार करती है और इसीलिए जब अगला सामूहिक विवाह होता है तब विक्की उसे सामूहिक विवाह के अंदर पॉलिटिशियन की बेटी की भी शादी करवा देता है। अब सारे कपल्स के साथ वो उसकी बेटी को भी होटल रूम के अंदर भेज देता है और फिर कुछ टाइम बाद पॉलिटिशियन को इस बात की खबर पहुंचा देता है। वो कहता है कि सामूहिक विवाह के अंदर उसकी बेटी की भी शादी हुई है और वो भी सारे कपल्स के साथ होटल रूम्स में गई है। अब पॉलिटिशियन जैसे ही ये बात सुनता है कि उसकी बेटी भी होटल रूम के अंदर गई है वैसे ही वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और इसीलिए वो सारे रूम्स में जा जाकर अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। लेकिन अब क्योंकि होटल रूम के अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं और उसे ये पता ही नहीं होता है कि उसकी बेटी कौन से रूम में है, इसीलिए वो अपनी बेटी को ढूंढ नहीं पाता। और फिर इसके लिए वो ये डिसाइड करता है कि जिस हार्ड डिस्क के अंदर वो सारी वीडियोस बनकर रिकॉर्ड हुई होंगी वो उसी हार्ड डिस्क को ही तोड़ देगा ताकि कोई भी वीडियो बाहर ही ना आ पाए, क्योंकि इसी तरह से वो अपनी बेटी की वीडियो को शेख के हाथों जाने से बचा सकता था। लेकिन जब वो पॉलिटिशियन हार्ड डिस्क को तोड़ने जाता है तब वो ये देखता है कि वो हार्ड डिस्क पहले से ही शेख के हाथ में है, यानी कि शेख बने हुए विजयराज के हाथ में। लेकिन जब वो पॉलिटिशियन विजयराज से यानी कि नकली शेख से हार्ड डिस्क मांगता है तब वो उसे हार्ड डिस्क देने से मना कर देता है। वो हार्ड डिस्क को उठाकर ले आता है। इसी के साथ पॉलिटिशियन उसका पीछा करने के लिए जाता है। वो विक्की से भी उसका पीछा करने के लिए कहता है। चूँकि ये उनका ही प्लान होता है तो विक्की उसका पीछा करता है और इस तरह पॉलिटिशियन भी उनका पीछा करता है। एंड इस तरह से वो प्लान के मुताबिक उस पॉलिटिशियन को सबके सामने ले आते हैं, जहाँ वो पॉलिटिशियन विक्की से कहता है कि वो हार्ड डिस्क को छीन ले और उसे तोड़ दे। लेकिन विक्की वो हार्ड डिस्क लेता है और वो बाहर सभी लोगों से कहता है कि उन लोगों को ये देखना चाहिए कि इस हार्ड डिस्क के अंदर ऐसा क्या है, क्योंकि आखिरकार इसके अंदर जो भी है शेख इसे लेकर भाग रहा था और पॉलिटिशियन इसे तोड़वाना चाहता है। अब विक्की की बात को सुनकर सभी लोग एग्री करते हैं, जिसके बाद ये विक्की सबके सामने हार्ड डिस्क को प्ले करता है। अब हार्ड डिस्क के अंदर जो वीडियो प्ले होती है वो किसी और की नहीं बल्कि पॉलिटिशियन की बेटी की होती है। लेकिन वीडियो के अंदर पॉलिटिशियन की जो बेटी होती है वो कहती है, डरिए मत पापा, आपकी बेटी आपसे बच गई। और ये सुनकर वो पॉलिटिशियन चौंक जाता है। असल में इन सब के बारे में विक्की ने पहले ही उस पॉलिटिशियन के परिवार वालों को सब बता दिया था। अब ऐसा करके विक्की पॉलिटिशियन की सच्चाई को सबके सामने रख देता है। लेकिन पॉलिटिशियन की सच्चाई को जानकर ना सिर्फ उसकी बेटी बल्कि उसकी बहन, उसकी बीवी और यहाँ तक कि उसकी माँ भी उससे नफरत करती है। और शहर के जो सारे लोग होते हैं वो भी पॉलिटिशियन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। जिसके बाद पॉलिटिशियन को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो ये समझ जाता है कि जिन लड़कियों की उसने आज से पहले वीडियो बनाई थी वो सारी लड़कियां भी किसी की बहन या किसी की बेटी थी। लेकिन फिर इसके बाद पुलिस पॉलिटिशियन को अरेस्ट करके ले जाती है। इन सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर अगले दिन विक्की और विद्या अपने घर में डिस्कस करते हैं कि आखिरकार अभी तक उन्हें अपनी वो सीडी तो मिली ही नहीं। लेकिन फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि उनकी बनाई हुई सीडी उनके बेड के नीचे गिरी हुई थी, जिसका मतलब है कि वो सीडी उनके घर में ही थी। हालांकि फिर यहीं पर ही फ्लैशबैक आता है और हमें ये दिखाया जाता है कि आखिरकार वो सीडी उस बेड के नीचे कैसे आई। फ्लैशबैक के अंदर हमें देखते हैं कि जिस रात को जो डीवीडी प्लेयर को चोरी करने आया था उसी रात को जब उसने डीवीडी प्लेयर उठाया वो 2 कदम आगे बढ़ा, तभी वो डीवीडी प्लेयर को लेकर कमरे में गिर गया था, जिस वजह से डीवीडी प्लेयर से सीडी बाहर निकल गई और वो गोल गोल घूमते हुए बेड के नीचे गई, जिसके बाद चोर डीवीडी प्लेयर लेकर बाहर भाग गया।
अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वो सीडी गोपाल लेके भागता है और विक्की विद्या उसे लेने के लिए उसके पीछे भागते हैं। मगर इस भागम भाग में वो सीडी माता की मूर्ति के चरणों में गिर जाती है, जो कि है एक लॉरी में, जिसमें आगे बैठी है उनकी नौकरानी चंदा और वो ये घर छोड़कर जा रही है। अब जैसे ही लॉरी चलने लगती है तो विक्की और विद्या भी भागते हुए उसका पीछा करते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस लॉरी के पीछे लिखा होता है फिर मिलेंगे। एंड फ्रेंड्स, इस सीन के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो आई होप कि आज का हमारा ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।